मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहली बात करें प्रबंधन की, तो ना केवल पुस्तकालय में बल्कि सभी इंस्टीट्यूशन में, आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसमें कुछ भी काम हो रहा है, वहां आपको प्रबंधन जरूरी है। अगर आप प्रबंधन नहीं करेंगे तो कोई भी काम सफल नहीं होगा, है ना। अब हम जब प्रबंधन के 7 चरण पढ़ते हैं तो उनसे हमें ये चीजें मालूम चलती हैं कि प्रबंधन जरूरी क्यों है और उसके लिए हमें प्लानिंग क्यों करनी होती है। ठीक है, क्योंकि पूरे जितने कर्मचारी उसमें लगे हैं उनमें सभी में एक समन्वय स्थापित करना, एक कोऑर्डिनेशन बनाना, उसके लिए हमें कोई कार्य सौंपा गया है, उस कार्य को हमें करने से पहले क्या सोचना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, तो सभी बातें ये मैनेजमेंट में शामिल होती हैं। यानी प्रबंधन शब्द ही आपको इंडिकेट करता है कि प्रबंधन हर एक काम को सफल बनाता है। किसी भी कार्य को सफलता की ओर ले जाने वाला काम जो किया जाता है वो प्रबंधन है। उसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, और ऐसी परिभाषाएं जिन्हें हमें एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप उनको कैसे क्विक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं FW टेलर, जिन्हें हम कहें तो प्रबंधन के इंजीनियर के रूप में माना जाता है, जो एक मैनेजमेंट इंजीनियर हैं। ये क्या कहते हैं, इस प्रबंधन की परिभाषा को कैसे परिभाषित करते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो FW टेलर, जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक के रूप में जाना गया है, इन्होंने बोला कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले जो लाइन थी ना वो इनका यही था कि प्रबंधन एक ये जानने की कला होती है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, और फिर उस काम को बहुत गुणवत्तापूर्ण, बहुत अच्छे तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से और बहुत कम खर्च करके उसे कैसे सफल बना सकते हैं, यही इनके द्वारा दी गई परिभाषा थी। इसमें 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं कि इनका कहना था कि प्रबंधन यह जानने की कला है, यानी इन्होंने इसे कला के रूप में परिभाषित किया। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way। कम खर्च करके बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कैसे पूर्ण किया जा सके, यही प्रबंधन होता है। तो ये FW टेलर के द्वारा दी गई परिभाषा थी, हमें इसे याद रखना होगा। यानी हमें कम समय में गुणवत्तापूर्ण एक कार्य को कराना है, और वो भी कम खर्च करके। समझ गए इस बात को। लेकिन दूसरे विद्वान आए, हैरोल्ड कॉन्च। इन हैरोल्ड कॉन्च के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी, इनके द्वारा क्या कहा, यानी प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला है। कला तो इन्होंने भी बोला, अब याद कैसे करें। प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, ये होता है FW द्वारा दी गई परिभाषा। लेकिन प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों को, यानी ऑर्गेनाइज्ड जो ग्रुप हैं, उन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में जितने व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं, बस वही कला है। यानी इन्होंने एक संगठन में जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो काम किया जा रहा है, वही इन्होंने प्रबंधन मान लिया। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। यानी औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर जो काम करवाया जा रहा है वो प्रबंधन होता है। ऐसा कहने वाले विद्वान थे हैरोल्ड कॉन्च। समझ गए इस बात को। लेकिन वहीं जॉर्ज आर टेरी के द्वारा क्या कहा गया, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। जॉर्ज आर टेरी ने इसे एक प्रोसेस के रूप में माना, यानी एक प्रक्रिया के रूप में माना। 2 विद्वान FW टेलर एंड हैरोल्ड कॉन्च के द्वारा जो परिभाषा दी गई, इनके द्वारा कहा गया कि ये एक कला होती है। ठीक है, लेकिन वही जॉर्ज आर टेरी महोदय ने इसे एक प्रोसेस के रूप में माना, एक प्रक्रिया के रूप में माना। कैसी प्रक्रिया, तो आपको याद रखना है, किसी भी काम को कराने के लिए उस कार्य की एक पूरी प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस में नियोजन शामिल है, संगठन शामिल है, उत्प्रेरणा शामिल है, नियंत्रण शामिल है। यानी इन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। समझ गए इस बात को। अब याद रखना है, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, एक स्पेशल प्रोसेस होती है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण एवं पूर्ति की जाती है, वही प्रबंधन होता है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया प्रबंधन की
जिसमें 4 तत्व शामिल किए गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन एंड देन आप कहेंगे कंट्रोलिंग। अगर इन सभी को देखते हुए हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। ऐसा कहने वाले विद्वान जॉर्ज आर टेरी थे। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो बहुत अच्छा, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। मैनेजमेंट इज द डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन, एक्चुअरिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। उन उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है भाई? जब डेफिनेशन हमने पढ़ी तो डेफिनेशन से हम आइडिया लगा पाए कि प्रबंधन होता क्या है और किन किन विद्वान के द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई। तो 3 यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। वो 3 नाम कौन से हैं? F.W. टेलर महोदय ने प्रबंधन को एक कला के रूप में माना और यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। हैरोल्ड कॉन्ज ने भी उसे प्रबंधन को कला के रूप में माना, लेकिन उनका मानना था कि एक प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, बस वो मिलकर किसी कार्य को करने की कला को ही हमने प्रबंधन बोल दिया। वहीं जॉर्ज आर टेरी आए, उन्होंने उसे एक विशिष्ट, एक स्पेशल प्रोसेस के रूप में आइडेंटिफाई किया। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग भी शामिल है, ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, यानी संगठन भी शामिल है। उसके साथ ही साथ मोटिवेशन, भाई उत्प्रेरणा देना जरूरी है, मोटिवेशन जानना जरूरी है। और उसके अलावा फिर उन्होंने कहा उसे कंट्रोल करने का प्रयोग करते हुए उन उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया। अब बात करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स की, उन अवधारणाओं की जो प्रबंधन के मेन या की कॉन्सेप्ट्स में शामिल हैं। 3 को हमें मुख्य रूप से याद रखना है, जिसमें आप कहेंगे फंक्शनल कॉन्सेप्ट यानी कार्यात्मक अवधारणा, दूसरी आप कहेंगे लीडरशिप कॉन्सेप्ट यानी नेतृत्व रूपी अवधारणा, एंड तीसरा आपने जाना वैज्ञानिक अवधारणा जिसे नाम दिया गया साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। अब चर्चा करेंगे इन तीनों की बहुत अच्छे से, एक एक शब्द समझते हुए। आपको याद रखना है कि जब भी अवधारणाओं की बात आती है कॉन्सेप्ट्स की, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते हुए चलना, आप आराम से सभी बातों को समझ पाएंगे। फंक्शनल कॉन्सेप्ट, कार्यात्मक अवधारणाएं होती क्या है? कार्यात्मक यानी जिसमें कार्य किया गया है, कुछ कार्य का नाम है, कुछ फंक्शंस होंगे। यानी प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन, नियोजन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। आप कह रहे हैं ये पॉलिसीज बनाई गई हैं, नीतियों के माध्यम से कोई एक प्रबंधन की प्रक्रिया क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें हमने प्लानिंग को शामिल किया, जिसमें हमने सुपरविजन को शामिल किया, यानी हमने पर्यवेक्षण सर्वेक्षण को शामिल किया। दूसरा हमने उसमें क्या कह दिया? आप कहेंगे उसे कंडक्ट कराया है। बिल्कुल सही बात है। इम्प्लीमेंटेशन शामिल किया, प्लानिंग शामिल किया, सुपरविजन शामिल किया, और इन सभी को मिलाकर जिसे हम पूरा करा रहे हैं उसको हमने बोला कार्यात्मक अवधारणा यानी फंक्शनल कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? एक प्रबंधन को जब हमें एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट के जरिए काम पूरा कराना है, एक सफल कार्य को कंप्लीट, एक कार्य को सफलता की ओर ले जाना है, तब हम उसमें फंक्शनल कॉन्सेप्ट्स की ये अवधारणा अपनाते हैं। दूसरा लीडरशिप अवधारणा, इन्होंने नेतृत्व रूपी अवधारणा की भी बात की थी। यानी किसी एक संगठन की लक्ष्यों की अगर प्राप्ति करनी है तो नेतृत्व किसी संगठन में प्रयुक्त किसी एक विचार के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि क्या कहा? यह संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नेतृत्व द्वारा संपूर्ण संगठन में प्रयुक्त की जाने वाली विचार शक्ति है। आप लीडरशिप की बोल रहे हैं तो किसी एक आदमी के जरिए ही सभी को इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए, सभी को लीडरशिप दी जानी चाहिए। अगर नेतृत्व कर रहा है तो अगर 5 आदमियों को करवा दिया तो आप कहेंगे वो काम पूरा सफल हो ही नहीं पाएगा। क्यों? आप घर में भी ये अप्रोच देखते हैं। घर में कैसे देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में, एक संगठित रूप में काम नहीं कर रहे हैं, कोई आदमी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो काम पूरा नहीं होगा। अगर एक ही लीडर बनके उस फैमिली का कोई मेन मेंबर उनको इंस्ट्रक्शन दे, उनको नेतृत्व प्रोवाइड कराए, उनको सभी फैक्ट्स को बताए कि आपको इस लाइन में ऐसे काम करना है, और अगर उसी के गाइडेंस पर सभी काम कर रहे हैं, दैट मीन्स लीडरशिप कॉन्सेप्ट।
समझ गए? इट इज द पावर ऑफ थॉट यूज्ड बाय लीडरशिप थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव डिटरमाइंड गोल्स। तभी वो जो गोल है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, तभी उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। वही तीसरा नाम आया साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स का, यानी वैज्ञानिक अवधारणा का। ये एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट और एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। लीडरशिप आप आराम से समझते हैं, लेकिन कार्यात्मक, जिसे हम क्रियान्वित कर रहे हैं, प्लानिंग करके, इम्प्लीमेंटेशन करके, या फिर हम सुपरविजन करके किसी काम को जब पूरा करते हैं, उसे हम कार्यात्मक कॉन्सेप्ट्स के जरिए लेते हैं, यानी फंक्शनल कॉन्सेप्ट्स के में शामिल करते हैं। दूसरा हमने नेतृत्व रूपी पढ़ा। साइंटिफिक में हमने ध्यान दिया है प्रबंध, वैज्ञानिक विश्लेषण, नियोजन, संगठन और नियंत्रण के सिद्धांतों पर आधारित एक विज्ञान है। और यही वैज्ञानिक अवधारणा पूरी आज के टाइम में उपयोग में ली जा रही है, जिसके 7 चरण हम पढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। यानी जब भी हम किसी काम को कर रहे हैं तो कार्य के 7 चरणों से हमें निकलना होता है, और जब हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है तो वो काम बहुत सफल जल्दी होता है और कम रुपए में होता है, यानी जो खर्चा हमारा होता है वो बहुत कम लगता है। अब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स दिया, इसका मतलब आप पिक्चर से थोड़ा बहुत समझ पाए हैं कि इसमें हमें साइंटिफिक अप्रोच अपनाना है। समझ गए? प्रबंधन, वैज्ञानिक विश्लेषण, यानी साइंटिफिक एनालिसिस। और साइंटिफिक एनालिसिस के जरिए अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ फैक्ट याद रखने हैं, जैसे प्लानिंग करनी है। उसकी प्लानिंग करने के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक संगठन बनाना है, व्यक्तियों को वहां पर एक संगठन के रूप में जोड़ना है। समझ गए? लेकिन वहां संगठन ही नहीं, बल्कि वहां तो नियंत्रण भी होता है, वहां तो कंट्रोलिंग भी होता है। उसके अलावा वहां कोऑर्डिनेशन, समन्वय की भावना भी रखनी होती है, तभी कोई काम सफल हो सकता है। दैट मीन्स इट इज द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। यहाँ आप समझेंगे तो मैनेजमेंट इज ए साइंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। क्लियर है बात? और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, यही 3 तत्व नहीं है बल्कि 7 आपको याद रखने। एक एक करके हम चर्चा करेंगे साइंटिफिक अप्रोच की, तो आप समझते चलना। पहले हम कॉमन चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे हमने प्रबंधन की परिभाषाएं पढ़ी, उसके अलावा हम प्रबंधन के कॉन्सेप्ट्स पर चले आए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हम कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, पहले विशेषताएं। भाई प्रबंधन की विशेषताएं क्या है? प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण यानी प्रबंधन हम किसी उद्देश्य से ही करते हैं। आपको पता है आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले अगर आप कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या आप सक्सेस होंगे? तो बोलेंगे नहीं। भाई टाइम का मैनेजमेंट नहीं हुआ, अगर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए तभी हम उस काम में सफल नहीं हो पाए। और जरूरी नहीं है टाइम का ही, बल्कि कहीं पर पैसों की दिक्कत आती है, हम पैसों को मैनेज नहीं कर पाए। कहीं पर हम जो मेंबर हमें वहां इकट्ठा करने थे, जिनके जरिए हम काम करवा रहे थे, बस वो अच्छे मेंबर वहां पर नहीं हम नियुक्त कर पाए क्योंकि हमारा मैनेजिंग सिस्टम अच्छा नहीं था। तो ये सभी बातें जो हैं वो मैनेजमेंट के लिए जानना आपको जरूरी है। इसका मतलब मैनेजमेंट एक लाइब्रेरी में कॉन्सेप्ट अपनाने वाली अवधारणा नहीं है, बल्कि हमें जहां भी हम बैठते हैं, जहां भी हम कोई काम कर रहे हैं, तो वहां चारों ओर हम एनवायरनमेंट में देखते हैं कि हमें किसी भी काम को करना है, उससे पहले हमें उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, तभी कोई काम पॉसिबल है। और ये भी आपको पता है प्रबंधन कोई अकेले आदमी के द्वारा तो होता नहीं है। प्रबंधन के लिए एक सिस्टम का होना जरूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है, एक ग्रुपिंग का होना जरूरी है, एक संगठन का होना जरूरी है। समझ गए? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ये उद्देश्य पूर्ण होता है। ये बात समझ में आ गई, किसी उद्देश्य से ही मैनेजमेंट किया जाएगा। समझ गए इस बात को? दूसरी पर चलते हैं तो प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो निरंतर परिवर्तन होती है, जो हमेशा चेंज होती रहती है, कांस्टेंट चेंज। और उसमें हमें सुधार करने की भी जरूरत है। अगर हमें पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है और अगर हम फिर भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं ले रहे, हम अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उस मैनेजमेंट का कोई औचित्य नहीं रहेगा। आपको समय कम लगे
कम पैसे लगें, बहुत अच्छे तरीके से आप स्टाफ नियुक्त करें, मैनेजमेंट को सही तरीके से कर लें, तभी आप अपने काम में बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। समझ गए इस बात को? आपको पता है पहले ये धारणा अपनाई जाती थी कि भाई ऑफलाइन बैच में जाएंगे तो वहां अच्छी तरह पढ़ाई होगी, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। नो डाउट पहले ये ऐसा हुआ करता था। ऑनलाइन क्लासेस पर इतना बिलीव नहीं होता था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में एक सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं होता था। लेकिन आज वो काम नहीं है, वो जो कॉन्सेप्ट्स पहले था वो अभी नहीं है। क्यों नहीं है ये चीजें आपको भी पता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना इतना आ गया कि आज बच्चे अपना आने जाने में जो समय है वो बचा रहे हैं। जो समय पहले खर्च हुआ करता था, भाई ऑफलाइन बैच में जाना है, आधे घंटे पहले निकलना है, आधे घंटे पहले हमें घर के लिए वापस आना है, 1 घंटा तो वहीं खर्च हो गया, दूसरा 10-20 मिनट टीचर को आने में लग गई, 10-20 मिनट जाने में लग गई। लेकिन इन सभी चीजों से बचने की वजह से हमें मैनेजमेंट करना है। अगर हमने सोच लिया कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली पढ़ भी सकते हैं, बल्कि पढ़ ही नहीं सकते, आप सक्सेस भी ले सकते हैं। आप उस मुकाम को हासिल भी कर सकते हैं जिस मुकाम के लिए आपने अभी तैयारी शुरू की है। यही होता है मैनेजमेंट। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस तरीके से इस काम को करने के लिए मैनेजमेंट करना चाहिए। समझ गए? बात करते हैं प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, भाई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो निरंतर परिवर्तन और सुधार करती है। हमेशा उसमें चेंज होता रहता है और हमेशा उसमें सुधार करने की गुंजाइश बना के रखनी है, इंप्रूवमेंट करना है, और इसे कितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं तीसरी विशेषता की तरफ पहुंचेंगे तो आप जान पाएंगे प्रबंधन दूसरों द्वारा दूसरों के लिए संपन्न होता है। प्रबंधन, आप कह रहे हैं कि एक संगठन बनाया, एक संगठन बना के हम किसी काम को कर रहे हैं। समझ गए? जब हम किसी भी संगठन में बैठकर काम कर रहे हैं, उस संगठन के व्यक्तियों के द्वारा वो काम संपन्न किया जा रहा है। इसका मतलब उस काम को किसके द्वारा सौंपा गया है और किन व्यक्तियों के द्वारा सौंपा गया है, किन व्यक्तियों के लिए सौंपा गया है। तो उस काम को करने के लिए हम एक ग्रुप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, एक सामूहिक क्रिया कर रहे हैं। और उस ग्रुप प्रोसेस में हम किस प्रकार से मान रहे हैं कि ये जो प्रबंधन है ये दूसरों के द्वारा दूसरों के लिए संपन्न होता है, यानी दूसरों के द्वारा ही और दूसरों के लिए ही ये संपन्न हो रहा है। क्लियर है? वही हम चौथे पॉइंट की तरफ पहुंचेंगे तो चौथे पॉइंट में जानेंगे प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति मतलब हम कुछ समझे नहीं, तो आप कहेंगे अमूर्त मतलब कि एक हवा जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो काम हो रहा है। ये एक अमूर्त शक्ति होती है, केवल इसके परिणाम जैसे कि अनुशासन है या उत्पादन है यही दिखाई देते हैं। आपको पता है कि हमने किसी कार्य को करने के लिए मैनेजमेंट किया, तो वो मैनेजमेंट करने के बाद में जब प्रोसेस हो रही है ना, जो काम हो रहा है वो आपको एक दिखेगा, थोड़ी दिखेगा नहीं ना, लेकिन उसका जो डिसिप्लिन है, जिस डिसिप्लिन में जिस काम को लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो सिर्फ आपको नजर आएगा। यानी या तो आपको वहां पर कर्मचारियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आपको दिखेगा, या फिर आपके जो लास्ट गोल था वो लास्ट गोल तक आप पहुंचेंगे वो दिखेगा। वो हुआ कैसे, वो प्रोसेस आपको नजर नहीं आ रही, और नजर नहीं आ रही इसीलिए हमने बोला कि प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। जब भी हम प्रबंधन करके किसी काम को करते हैं तो वो मैनेजमेंट हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करता कि हमने क्या प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद में कैसे कैसे कर्मचारी नियुक्त किए, उनमें कैसे उनका समन्वय करवाया, कैसे हमने उनको डायरेक्शन दिया, ये सब चीजें दिखती नहीं है। इसीलिए बोल दिया कि प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति होती है, केवल उसके परिणाम आपको नजर आएंगे। परिणाम में आप कहेंगे कि जिस लक्ष्य को हमने माना था वो लक्ष्य मिला, वो आपको दिखेगा, या फिर उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके द्वारा काम किया जा रहा है उनका आपको डिसिप्लिन दिखेगा। बस ये चीजें देखेंगे, बाकी का जो मैनेजमेंट आपने किया है वो नजर नहीं आएगा। इसलिए हमने अमूर्त बोल दिया, यानी इनटेंजिबल फोर्स कहेंगे ना आप, इस शब्द को ध्यान रखना है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ओनली इट्स रिजल्ट लाइक डिसिप्लिन इन प्रोडक्ट आर विजिबल। क्लियर है? वहीं हम चलते हैं अब पॉइंट की तरफ। 3 बातें आपने पढ़ी, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी एंड देन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी।
उसके बाद में चलते हैं कि मैनेजमेंट में और क्या चीजें जाननी है। भाई एक आपने देखा है मैनेजमेंट की, जब हम स्टार्टिंग करते हैं यानी मैनेजमेंट की यूनिट को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखा है, उसकी मीनिंग लिखा है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं। और जब तक हम इनको नहीं पढ़ते तब तक पता नहीं चलता कि मैनेजमेंट पढ़ क्यों रहे हैं। आप जब भी किसी लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरियन जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना आना चाहिए, यानी सिर्फ प्लानिंग करना ही नहीं बल्कि अच्छा स्टाफ नियुक्त करना। उन अच्छे स्टाफ को नियुक्त करने के बाद में उनको बढ़िया तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उसके अलावा उनके साथ में कोऑर्डिनेशन कराना, ये सभी काम अगर आप करेंगे तभी कह सकते हैं कि आपने एक अच्छा मैनेजमेंट किया, तभी आप अच्छे काम को कर पाए हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन एवं तंत्र उपागम यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या बातें होती हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक विधि और विश्लेषण का उपयोग करके संचालन कार्य एवं समस्याओं को प्रभावित करना। हमें कौन कौन सी मेथड्स अपनाने हैं? आप साइंटिफिक मेथड्स अपनाइए। साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक एनालिसिस का प्रयोग करके आप किसी भी काम को संचालित कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये मेथड्स अपनाने हैं। इन्फ्लुएंसिंग ऑपरेशनल टास्क एंड प्रॉब्लम्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स एंड एनालिसिस। जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं, उन सभी कार्यों की समस्याओं को प्रभावित करने के लिए हमें वैज्ञानिक विधि और विश्लेषण का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि संचालन कार्य में आर्थिक सक्षमता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होता है, तभी हम किसी काम को कर सकते हैं। भाई आप अगर बहुत ज्यादा खर्च करके किसी काम को करेंगे और सक्सेस नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होगी, है ना। और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आपसे यही कहता है कि आपको खर्च कम करना है, कम खर्च के साथ में आप क्वालिटी बेस्ड आप उस काम को कर सकते हैं, तो उसे ही हम साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं। एक हम तंत्र विधि बोलते हैं यानी सिस्टम अप्रोच। दो नाम आए हैं, वैज्ञानिक विधि और तंत्र विधि, समझ गए। साइंटिफिक अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच के द्वारा सभी कार्य पर समान ध्यान केंद्रित करना है। एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के जरिए कोई काम करवाया जा रहा है, दैट मीन्स वहां पूरा हम फोकस कर रहे हैं और फोकसिंग इक्वल अटेंशन ऑन ऑल टास्क। जितने टास्क आपको दिए गए हैं आप उन पर पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं और समान रूप से ध्यान दे रहे हैं, इसे कहते हैं हम सिस्टम अप्रोच। ठीक है, यह तंत्र वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और इनपुट आउटपुट विश्लेषण पर निर्भर होता है। द सिस्टम इंटरैक्ट्स विद द एनवायरनमेंट एंड रिलीज ऑन इनपुट आउटपुट एनालिसिस। क्लियर है ये बात? आपको ध्यान रखना है कि ये तंत्र जो है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, समझ गए ना। चलिए, यहां तक आपने अगर इनको समझा है कि दो मेथड्स के साथ में यानी दो अप्रोच हमें अपनानी है, एक सिस्टम अप्रोच, एक साइंटिफिक अप्रोच, तभी हम इनको अपनाते हुए किसी भी कार्य को करने के लिए मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर हमने उस तरीके से मैनेजमेंट कर लिया तो फिर हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से कम खर्च के साथ में सक्सेस होने की कगार पर रहता है। चलिए अब बात करते हैं लेबल्स, क्योंकि आपको स्तर भी दिए हैं और ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये लेबल्स जो हैं वो लेबल्स क्या हैं, यानी कितने स्तरों पर प्रबंधन होता है। तो प्रबंधन के भी 3 स्तर मानते हैं, 3 में उच्च स्तर, मध्य स्तर और दैनिक कार्य संबंधी, जिसे हम लोअर स्तर बोलते हैं। ठीक है, अब देखना है उच्च स्तर टॉप लेवल की बात करते हैं, एक मिडिल लेवल की और एक लोअर लेवल की बात करते हैं, जिन्हें दैनिक कार्य संबंधी मानते हैं। सबसे पहले ऊपर से चलना है या नीचे से चलना है, क्या कहेंगे बताइए? तो आप कहेंगे मैम स्टार्टिंग करिए, आप टॉप लेवल से करिए ना। टॉप लेवल पर क्या क्या काम होते हैं? तो आप कहेंगे पॉलिसीज आपको डिटरमाइन करनी है, नीतियों का निर्धारण करना है। प्रबंधन अगर हम कर रहे हैं तो प्रबंधन के 3 स्तर हैं, 3 लेवल्स पर डिवाइड कर ले हैं, और 3 लेवल्स पर डिवाइड करने पर पहला जो लेवल है वो अपना टॉप लेवल आता है। टॉप लेवल पर बात करते हैं तो पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं, नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं।
दूसरा बोला क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, यानी गुणवत्ता नियंत्रण कर रहे हैं एवं संसाधनों को जुटाना है। आप रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन कराएंगे, पहले संसाधनों को इकट्ठा करेंगे, तभी किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। समझ गए? अगर आपको कोई काम सौंपा गया है और उस काम को आपने करना है तो आप मैनेजमेंट करेंगे, कितने स्तरों पर करेंगे? सबसे पहले आप उस काम को करने का तरीका ढूंढेंगे। तरीका ढूंढने पर आप बोलेंगे कि इसके लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, यानी ये काम किस तरीके से किस स्टेप में होने जाना है। बात तो सही है, आपने पॉलिसी डिटरमाइन की, आपने कंट्रोल किया क्वालिटी को कि क्वालिटी मेंटेन करनी है या नहीं। समझ गए? अब क्वालिटी कंट्रोल का ये कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है, उसके अलावा रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है। तो अगर आप सभी संसाधन जुटा लेंगे तब हम दूसरे लेवल की बात करते हैं, दूसरे लेवल पर पहुंचेंगे और ये आता है आपका उच्च नीतियों का क्रियान्वयन। यहाँ क्या काम होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टॉप पॉलिसीज। जितनी पॉलिसी हमने बनाई है, जिन नीतियों का निर्धारण हमने टॉप लेवल पर किया है, उन्हीं नीतियों का क्रियान्वयन करना है, यानी अब उन पॉलिसीज को हमें अपनाना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। और जब हम उस इम्प्लीमेंटेशन को करना शुरू कर देते हैं तो वहां हमें निरीक्षण की और चेतावनी की समस्या सामने आती है। यानी आप कहेंगे भाई वहां पे हमें इंस्पेक्शन करने का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, आप उसे जानेंगे नहीं कि ये काम उन पॉलिसीज के जरिए हो रहा है या नहीं। हमने जिस उद्देश्य से उनको इकट्ठा किया है, जिस उद्देश्य से पॉलिसी का निर्धारण किया है, जैसे हमने रिसोर्सेज को बनाया है, क्या उन्हें सही दिशा में काम में लिया जा रहा है? उसके लिए आप दूसरे स्तर पर जाकर ये चीजें पहचानेंगे और निरीक्षण करेंगे। वहां पर आप चेतावनी की समस्या आपके सामने आ सकती है कि अगर काम सही नहीं हो रहा तो फिर वहां आप वार्निंग दें, भाई नहीं, ये संगठन पूरी तरीके से अभी जुटा नहीं है, उस काम को सफल काम बनाने के लिए काम नहीं कर रहा है। समझ गए इस बात को? तो यहाँ पर फिर आपने बोला कि उच्च नीतियों का जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, उन सभी टॉप पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करवाना है और इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ साथ में हमें उसका निरीक्षण भी करना है, इंस्पेक्शन भी करना है, एनालिसिस भी करना है, विश्लेषण भी करना है। ठीक है? और फिर अगर वहां कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं तो उनको वार्निंग क्रिएट करनी है, वार्निंग देनी है कि अब ये काम आगे अच्छे तरीके से होना है। ये होता है अपना दूसरा स्तर, जिसे मिडिल स्तर बोलते हैं, मिडिल लेवल बोलते हैं। समझ गए? मध्य स्तर। तीसरे पर चलते हैं तो लोअर लेवल होता है, जिसे हम निचला स्तर बोलते हैं। दैनिक कार्यक्रम एवं समन्वय कार्य करना। दैनिक कार्यक्रम है हैंडलिंग डेली शेड्यूल्स एंड कोऑर्डिनेशन टास्क। जो टास्क दिए गए हैं ना, उन टास्क को करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन करना है, समन्वय करना है, तभी आप उस काम को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। ये है हमारे मैनेजमेंट के 3 स्तर, और मैनेजमेंट के 3 स्तर बार बार पूछे गए हैं। आपको पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन, वो आप अपने पीवाईक्यू की सीरीज होगी तब आप देखना, उसमें बहुत अच्छे से उनको बताएंगे। लेकिन यहाँ जानना आपको इसलिए जरूरी है, अगर पूछा जाए भाई नीतियों का निर्धारण कहाँ होता है, डिटर्मिनेशन किस स्तर पर होता है, तो आप कहेंगे डिटर्मिनेशन टॉप लेवल पर होता है। वहीं उन नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन कौन से स्तर पर होता है, यानी उनका क्रियान्वयन कौन से पर होता है, तो आप कहेंगे मध्य स्तर पर। समझ में आ गया? चलिए, तीसरे स्तर पर क्या होता है? तीसरे स्तर पर वो सभी जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनमें कोऑर्डिनेशन कराया जाता है। 3 शब्द अपने यहां से निकले हैं, बताइए दोहराया जाए या फिर आप समझ पाए हैं इस बात को? यहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रबंधन के 3 स्तर। प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। बात समझ में आ गई? ये है टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल। टॉप लेवल पर क्या होता है? आप कहेंगे इसमें मैम पॉलिसीज का डिटर्मिनेशन होता है, इसका मतलब निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर क्या होता है, जिसे हम मध्य स्तर का नाम दे रहे हैं, यानी मिडिल लेवल पर उन्हीं पॉलिसीज को जिनको टॉप स्तर पर बनाया जा रहा है, उन टॉप लेवल पर बनाई गई पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसका मतलब उनका क्रियान्वयन करवाया जाएगा।
इतना ही नहीं बल्कि लोअर लेवल, जिसे हम तीसरा स्तर जान रहे हैं, तीसरे स्तर पर इन्हीं पॉलिसीज का समन्वय होता है। जितनी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जिनका निर्धारण टॉप लेवल पर किया गया है और उनका क्रियान्वयन मिडिल लेवल पर किया गया है, वही लोअर लेवल पर दैनिक कार्य से संबंधित उनमें समन्वय करवाना होता है। ये हैं अपने अच्छे मैनेजमेंट के 3 स्तर। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना है और उस मैनेजमेंट को आपने 3 स्तरों में विभाजित करना है। अगर आप उन्हीं 3 स्तर पर किसी भी कार्य को करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं तो वो 100% सक्सेस होने की कगार पर जाता है। हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, यहां पढ़ेंगे हम प्रबंधन के सिद्धांत एवं कार्य, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बात है, ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो आप समझ पाए हैं, वही 7 चरण जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार क्विकली देखते हैं, उसके बाद आप इस पूरे सेशन में बने रहेंगे तो सभी बात समझ में आएंगी। यही 7 चरण आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, तीसरा मानवीय संसाधनों की नियुक्ति यानी कि स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, बिल्कुल सही बात है। 4 नंबर डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? उन्हीं स्टाफ को हमने डायरेक्शन दिया, हमने जाना फिर 5वें पे उन पूरे डायरेक्शन देने के बाद में उनमें कोऑर्डिनेशन करवाना, यानी 5वां स्टेप अपना संयोजित करना। 6वां है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जितना भी कोऑर्डिनेशन करके काम किया गया है उसकी रिपोर्टिंग तो देना है। रिपोर्टिंग के जस्ट बाद में आया 7वां चरण, बजट निर्माण यानी बजटिंग प्रोसेस। यही 7 चरण अगर हम किसी भी काम को करने के लिए फॉलो कर लेते हैं तो अपना बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो जाता है। और मैनेजमेंट अगर किसी काम को करने के लिए कर लिया जाए तो फिर हम उस काम को जिस उद्देश्यों से कर रहे हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति जरूर होती है। समझ पाए हैं इस बात को? चलिए अब एक एक करके पढ़ेंगे कि ये प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टाफिंग क्या है, लेकिन उस स्टाफ को जो निर्देशन दिया जा रहा है वो क्या है। सभी बातें एक एक करके जानेंगे। इस सर्किल से आप समझ पा रहे हैं, जो 7 प्रिंसिपल्स हम बार बार पढ़ते हैं और पूछे जाते हैं, उन्हीं 7 प्रिंसिपल्स को अब आपने डीपली एक्सप्लेन करते हुए पढ़ना है। ठीक है, चलिए इन्हीं 7 चरणों को, 7 जो आपके सिद्धांत बताए हैं, इन्हीं को किसी भी प्रबंधन के कार्य में शामिल किया गया है। तो वर्क पूछे या प्रिंसिपल पूछे, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, प्रबंधन के वर्क कौन कौन से हैं? तो यही 7 वर्क, यही 7 सिद्धांत हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है नियोजन। ये जो नियोजन नाम है, प्लानिंग, ये क्या कहता है? यानी ये एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जिसमें क्या, कैसे, कब और किसके द्वारा कार्य किया जाएगा उसका पहले से ही निर्धारण किया जाता है। यानी हमें प्री डिटर्मिनेशन करना है कि किसी काम को कैसे किया जाए, कौन करेगा, कब करेगा और वो काम है क्या। अगर हमने इनका डिटर्मिनेशन कर लिया, दैट मीन्स प्लानिंग हो गई। चलिए बात समझ में आई। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्री डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, हाउ, when and why whom work is to be done। समझ गए? पहले से ही डिटरमाइन करो, वही होता है प्लानिंग। और प्लानिंग तो हमेशा कार्य को स्टार्ट करने से पहले ही करनी होती है। अब चलिए दूसरे स्टेप पर, नियोजन एक मानसिक एवं विकल्प निर्धारण करने वाली निरंतर प्रक्रिया है। इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियोजन क्या है? तो नियोजन इज ए मेंटल प्रोसेस होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है। चॉइस मेकिंग है, विकल्प निर्धारण प्रक्रिया है। आपको जरूरी नहीं है इसे ही चुनना है, आप इसे भी चुन सकते हैं, आप इसे भी चुन सकते हैं। इसका मतलब प्लानिंग आप कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है कि आप किसे जानेंगे, किसे आप उसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं। चॉइस निर्धारण करने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। वही दूसरी तरफ चलेंगे तो ये एक अनिश्चितता और जोखिम को दूर कर संगठन को दिशा निर्देश प्रदान करती है। प्लानिंग जो प्रक्रिया है, ये प्लानिंग जो प्रक्रिया है ना, वो अनिश्चितता होती है उसे खत्म करती है।
यानी रिस्क का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपने किसी काम को करना शुरू किया, मान लीजिए आपने सोचा कि भाई ऐसे तो काम बनेगा नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ तो सेटअप करना है, मतलब कुछ बिजनेस सेटअप करना है। अब चाहे भले ही आप कुछ भी करना चाहें, यानी आपने सोचा कि मैं क्यों ना कोई लाइब्रेरी बना लूं, मतलब एक लाइब्रेरी सेटअप कर लूं और उसमें स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका दूं और उससे मेरी इनकम भी होगी। बिल्कुल ये बात सही है, आप सोच सकते हैं। अगर आपने सोचा और सोचने से ही काम हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे सोचा, सोचने के बाद में आपने पूरी प्लानिंग की कि ये काम कैसे कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इसमें खर्चा जाएगा, कितना इसमें मुझे स्टाफ चाहिए होगा, उसे मैनेज करने के लिए कितनी कुछ चीजें मुझे वहां रखनी पड़ेंगी, यानी कितने सीट्स वहां निर्धारित करनी पड़ेंगी, ये सभी आपने प्लानिंग की। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या उसमें सेटअप करना चाहते हैं, आप कितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, वो आप निर्धारित करेंगे। तो ये क्या है, ये दिमाग ही तो खर्च हो रहा है आपका। इसका मतलब इट इज एन मेंटल प्रोसेस, समझ गए। और उसके अलावा अपने विकल्प निर्धारण यानी चॉइस मेकिंग करने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है, समझ गए। इससे अनिश्चितता कम होती है। अनिश्चितता यानी अगर आप अच्छे तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं तो आप सिक्योर हैं कि आपका काम बिल्कुल सक्सेस होगा। जो रिस्क आप जूझ रहे हैं, जो रिस्क आप लेने जा रहे हैं, वो रिस्क नहीं रहेगी बल्कि वो सक्सेस होगी, समझ गए। तो वो रिस्क को दूर करके संगठन को दिशा प्रदान करता है, यही प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आप बगैर प्लानिंग किए किसी काम को स्टार्ट कर दें तो वो काम कभी सक्सेस नहीं होगा। जो रिस्क है वो रिस्क बनी रहेगी, जो अनिश्चितता है ना वो अनिश्चितता भी बनी रहेगी, वो निश्चित नहीं होगा। तो अनिश्चितता को दूर करना और जोखिम को दूर करने की जो प्रोसेस होती है वो प्लानिंग प्रोसेस होती है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। टेरी महोदय ने बोला, यानी टेरी के अनुसार जो हमारे सामने प्लानिंग की डेफिनेशन आई थी, वो उन्होंने बोला कि ये जो प्लानिंग है ना, ये भविष्य को पकड़ने का एक जाल है, एक पिंजरा है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बोला। प्लानिंग इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। भविष्य को आप क्या करने जा रहे हैं वो भविष्य में सक्सेस होगा, और उसे पकड़ने के लिए यानी उसे सफलता की ओर ले जाने के लिए ही हम प्लानिंग कर रहे हैं, और यही प्लानिंग भविष्य को पकड़ रही है, समझ गए। तो ये प्लानिंग जो है, नियोजन जो प्रक्रिया है, ये टेरी महोदय ने परिभाषा दी कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए एक बनाया गया जाल है, एक पिंजरा है, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरा हम यहाँ कहते हैं, यही नियोजन का जो सिद्धांत है ये और क्या आइडेंटिफाई करता है। नियोजन एक विश्लेषिक क्रिया होती है, एक एनालिटिकल प्रोसेस होती है, विश्लेषिक क्रिया, समझ गए, जो भविष्य को आंकने की क्षमता देती है। हमने कहा भविष्य को एक पकड़ने का एक पिंजरा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन न सिर्फ पिंजरा बल्कि उस भविष्य को हम कह रहे हैं कि आंक रही है, एबिलिटी कर रहे हैं। इट इज एन एनालिटिकल प्रोसेस, समझ गए। और क्या कहते हैं कि भविष्य को आंक रही है, तो कैसे आंक रही है उसके लिए हम इन 4 पॉइंट को जानते हैं। कैसे जानेंगे उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना। उद्देश्य क्या है, आप प्लानिंग कर रहे हैं किस उद्देश्य से कर रहे हैं, पहले ये बताइए। तो ये क्या है, एक एनालिटिकल प्रोसेस है। समझ पाए इस बात को। हमने नाम क्यों दिया एनालिटिक का? मैम कहने से ही सब कुछ होता नहीं है ना, और जब कहने से नहीं होता तो हमें एक्सप्लेन तो करिए कि ये सब नाम दिए तो दिए क्यों हैं। और अगर आप इतना सोचने पर मजबूर हो जाएंगे तो कौन कहता है कि आपका ज्ञान अधूरा है, बताइए। नहीं कह सकते ना। आपने कहा प्लानिंग एक क्या है, नियोजन एक विश्लेषिक क्रिया होती है, एक विश्लेषक प्रक्रिया होती है, यानी एक एनालिटिक प्रोसेस होती है। और इस एनालिटिक प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये भविष्य को आंकने की क्षमता रखती है, विद द एबिलिटी टू असेस द फ्यूचर। समझ गए इस बात को। और यहाँ पर हमने 4 पॉइंट से निर्धारित किया कि एक उद्देश्य क्या है, आप किसी भी कार्य को करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपका टारगेट, आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, इसे डिटरमाइन कर रही है या नहीं।
तो इसका मतलब आंक रही है किसे? गोल्स को, टारगेट्स को। यही प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। दूसरा कह रहे हैं यहाँ संसाधन का आकलन कर रही है, यानी ये जो काम किया जा रहा है, जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिए, उन रिसोर्सेस का असेसमेंट करने का काम भी तो प्लानिंग का ही है। यानी कितना पैसा उसके लिए चाहिए, कौन कौन से व्यक्ति उसके लिए, यानी कितनी योग्यता वाले व्यक्ति आपको चाहिए, स्टाफ मेंबर आप अगर इसमें नियुक्त करेंगे तो कैसे चाहिए। तो मेन पावर की बात आ गई, मानव की, फाइनेंस की बात आ गई, जो हम पैसों की बात कर रहे हैं, कितना खर्चा लगेगा। स्पेस, यानी इस काम को पूरा करा रहे हैं, आप कहां पर उन लोगों को गाइडेंस देंगे, किस स्थान पर, तो उनके लिए जगह निर्धारित करिए। तो ये भी असेसमेंट एक प्लानिंग का ही है। समझ गए? या फिर बोला हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर डेटाबेस, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पुस्तकालय डेटाबेस यानी लाइब्रेरी डेटाबेस की प्लानिंग भी करनी है। ना सिर्फ हम तो मैम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट तो बाद में देखेंगे, जिस दिन हम लाइब्रेरियन बन जाएंगे। हम तो किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं ना, उस संगठन में उन लक्ष्यों की पूर्ति कराने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट हमें प्लानिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया है कि आप नियोजन करिए, प्लानिंग करिए, इसे आगे कैसे ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आता है, डेटाबेसेस का आता है, तो क्यों ना हम इनको भी अपना लें। आप बिल्कुल अपना सकते हैं। किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए अगर आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस की जरूरत है तो आप उनको डेफिनेटली अपनाइए। समझ गए? ये होता है अपना नियोजन करने की एनालिटिकल प्रोसेस। इट इज एन एनालिटिकल प्रोसेस। अब आपको ये एनालिटिकल जो शब्द है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ना सिर्फ ये एनालिटिकल प्रोसेस बल्कि ये भविष्य को आंकने की क्षमता रखती है, असेसमेंट कर रही है। और असेसमेंट किसका कर रही है कि हमें भविष्य में इस कार्य को कराना है तो किस एबिलिटी के साथ में कराना है, तो वो एबिलिटी का असेसमेंट करने का काम कर रहे हैं। यही प्लानिंग। दूसरे पर चलते हैं। इतना ही बहुत है, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन मैम प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद में, अब हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो गई, किसी भी काम को कराने के लिए पूरी तरह नियोजन कर लिया, तो दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे उसके लिए मैम संगठन चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी काम जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बिना संगठन के नहीं हो सकता। समझ गई ये बात? ठीक है भाई, बिना संगठन के नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स सेकेंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऑर्गेनिज्म शब्द से उत्पत्ति हुई है। ऑर्गेनाइजेशन बना किससे? पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द है, ये ऑर्गेनाइजेशन शब्द किस शब्द से बना है? तो आप कहेंगे ऑर्गेनिज्म शब्द से बना है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म देह के ऐसे टुकड़ों से है जो परस्पर उससे संबंधित है। बता रहे हैं इस बात को, आप समझ पा रहे हैं? हमने ऑर्गेनाइजेशन जब नाम लिया था, संगठन जब नाम लिया था, तब अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लिक किया था कि संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा ग्रुप जो उस काम को कर रहे हैं और जो एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी यही ऑर्गेनिज्म शब्द आपको इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिज्म शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि टुकड़ों से बना है और वो टुकड़े आपस में जुड़े हैं, वो आपस में अपने एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वही है ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द है वो ऑर्गेनिज्म शब्द से बना है, जिसका आशय देह के ऐसे टुकड़ों से है जो परस्पर संबंधित हैं। डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉइंग पार्ट्स ऑफ ए बॉडी दैट आर म्यूचुअली रिलेटेड। ना केवल वो रिलेटेड है, बल्कि संगठन तो एक प्रबंध तंत्र है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है। एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो उस काम को कराएगा, एक मैकेनिज्म के रूप में, जिसके माध्यम से जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, वो अपना कार्य संपन्न करता है। समझ गए इस बात को? संगठन क्या है? संगठन तो एक मैनेजमेंट मैकेनिज्म है, प्रबंधन एक तंत्र है, एक सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। उसी सिस्टम के माध्यम से वही मैनेजर अपने उस कार्य को पूरा कराने की ओर ले जाएगा। समझ गए?
और यहाँ पर आता है कार्य का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, और विशिष्टीकरण इसका मूल आधार है। यानी हमने संगठन बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया प्लानिंग के बाद में, तो फिर जो काम करवाया जा रहा है उस कार्य को ग्रुपों में बांट दो। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जो संगठन आपने बनाया है उस संगठन में उसे डिवाइड कर दो, कार्य का विभाजन कर दो। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन आर इट्स फंडामेंटल बेसिस। आप बता दो कि आपकी विशिष्टीकरण ये हैं, आप इन पर ही काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। यह तो अधिकारों के प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सुविधा प्रदान करता है। ऐसा भी है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को अगर आप डिवाइड कर दें और एक आप गोल निर्धारित कर दें कि इतना आपका टारगेट है, इस काम को आपने इतने समय में इतने कम खर्च के साथ में कंप्लीट करना है, तो वहां लगे हुए उस संगठन में बने हुए उस संगठन में काम कर रहे हैं वो सभी लोग अपने काम पर ध्यान देंगे और उस कार्य को पूरी तरह से करेंगे। यानी ये तो अधिकारों का प्रत्यायोजन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और इस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सुविधा प्रदान कराने का काम यही संगठन करता है जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशन हम बार बार लेते हैं। बताइए, समझ में आया? उसके बाद में और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। समान कार्यों को मिलाकर एकत्रित करना ही संगठन होता है। यानी जितने भी समान कार्य हैं, बात समझने की कोशिश करना और अच्छे से आपको ब्रीफ करूंगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक संगठन का नाम नहीं है, इसमें कैसे कैसे क्या क्या काम होता है उसे समझेंगे। समझ गए? अब देखो, जो ऑर्गेनाइजिंग नाम लिया ये क्या है? ये समान कार्यों को मिलाकर एकत्रित करना है। ग्रुपिंग सिमिलर फंक्शंस टुगेदर इज ऑर्गेनाइजिंग। इसी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जितने अपने समान कार्य हैं, सिमिलर फंक्शंस हैं, उन सबको एकत्र कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए। कैसे? आप समझे नहीं इस बात से? मैम, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। यहाँ दिया 3 प्रोसेस, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। पहले अधिग्रहण एक्विजिशन, दूसरा नाम आया टेक्निकल, तीसरा नाम आया परिसंचरण। भाई, आपने जिनको अपने पुस्तकालय में मंगाया है उसके लिए आपने तकनीकी अपनाई। टेक्निकल सेक्शन में जो काम करवाया जाता है वो इसीलिए कराया जाता है। आपने ये काम कराने के बाद में इनको सर्कुलेट तो करना है, परिसंचरण करना है। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ लिखा भी है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, रतन टाटा पुस्तकालय, यहाँ पर क्या या स्पेशलाइजेशन किया है। स्पेशलाइजेशन यानी सिमिलर फंक्शंस का अप्रोच अपनाया है। सामाजिक विज्ञान विषयों पर जितनी पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों को यहाँ इस रतन टाटा पुस्तकालय में कलेक्ट किया गया है। यानी इसे अगर हमें डेवलप करना है तो किस में डेवलप करेंगे, किस फील्ड में, किस ग्रुप में? तो आप बोलेंगे मैम इसमें तो सिर्फ सोशल साइंस की बात की है। समझ गए? सामाजिक विज्ञान विषयों पर जितनी पुस्तकें हैं उन्हें हम इस लाइब्रेरी में रखेंगे। इट इज द समान कार्य को मिलाकर एकत्रित करने की प्रोसेस मानी। इट इज इन ग्रुपिंग सिमिलर फंक्शंस। समझे इस बात को? तो यहाँ पर हमें ग्रुपिंग भी करनी है तो सिमिलर फंक्शंस में करनी है। आपने ऐसा तो नहीं किया ये जो रतन टाटा पुस्तकालय है इसमें हमने विज्ञान विषय से रख दी, सामाजिक विज्ञान की रख दी, इकोनॉमिक्स की रख दी, या फिर हम कहें हमने केमिस्ट्री या लाइब्रेरी, मतलब अलग अलग फील्ड की हमने बुक्स को यहाँ कलेक्ट कर दिया। तो उद्देश्यों की पूर्ति तो होगी नहीं ना। आप एक उद्देश्य अपनाइए, एक उद्देश्य, एक गोल रखिए, उस गोल को रखने के लिए उस काम को करिए। और उस गोल को पूरा तभी कर सकते हैं जब आप संगठन अच्छे से कर रहे हैं। यानी हम जब भी किसी काम को करते हैं तो जो भी सिमिलर फंक्शन है उन सिमिलर फंक्शन को एक साथ रखिए। फिर उसके अलावा दूसरे आपको लग रहे हैं कि इससे रिलेटेड हैं, इनको हमें थोड़ा सा अलग आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इस तरीके से एक संगठन बना देंगे तो वो पूरा संगठन उस मिलकर काम करेगा, और जब भी ऐसे मिलकर काम होगा तो वो आपके सामने सक्सेस होता हुआ आपको नजर आएगा। समझ गए? आप लाइब्रेरी में भी बैठेंगे तो मैनेजमेंट का अप्रोच अगर आप अच्छे तरीके से रखेंगे, यानी साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे, तो साइंटिफिक अप्रोच के साथ में जब आप काम करेंगे तो पाएंगे कि आपने अलग अलग तरीके से सभी पुस्तकों को रखा है। यही होती है कि आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करिए, आप ऑथर वाइज डिवाइड करिए,
आप एडिशन वाइज डिवाइड करिए, और बल्कि आप अल्फाबेटिकल डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आप किसे यूजर को अच्छे तरीके से दे सकते हैं, यानी समय भी बचाना है, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। बहुत बढ़िया। इस तरीके से ग्रुपिंग करना ही अपना क्या होता है, सामान्य कार्यों को मिलाकर एकत्रित करना ही संगठन है। आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से यही काम तो होगा नहीं ना, ऑर्गेनाइजेशन से ये काम तो होगा नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ, और ये दूसरा कौन सा आता है, सेवाओं का वर्गीकरण, यानी जो भी हम सेवाएं दे रहे हैं, क्लासिफिकेशन करना है हमें उन सर्विसेज का, जो संगठन हमने बनाया है, जो निर्धारित किया गया है। अब देखिए, यहाँ सिर्फ हम एक सापेक्ष ले रहे हैं अपने दिमाग में कि ये हम लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, और आप कौन सा अप्रोच अपना सकते हैं, सर्विसेज का आपने क्लासिफिकेशन करना है। यहाँ दिया है पाठकों के लिए सर्विसेज, यहाँ दिया है तकनीकी सेवाएं, यानी ये रीडर सर्विस, ये टेक्निकल सर्विस। बात समझ में आ गई? रीडर सर्विस में क्या है, यहाँ संदर्भ सेवा हो सकती है, पुस्तक लेन देन करने का काम, या फिर पाठक की शिक्षा हो सकती है, यूजर एजुकेशन। इनमें कौन कौन सी हम दे सकते हैं भैया, एसडीआई दे सकते हैं, आप करंट अवेयरनेस सर्विस दे सकते हैं, ये सभी किसकी हैं, ये रीडर सर्विस होती हैं। वहीं हम टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल सर्विस में पुस्तक चयन करना इसमें शामिल होगा, ये स्टाफ के द्वारा की जाती है, यहाँ रीडर को सहायता मिलती है। समझ गए इस बात को? पुस्तक चयन करना, प्रसूचीकरण करना, उसमें बाइंडिंग करना, जल्दबंदी करना, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके उनको मेंटेन करना, ये सब काम अपने टेक्निकल सर्विसेज का होता है। तो आपने सेवाओं का वर्गीकरण अगर कर दिया, और जब तक आप सेवाओं का, सर्विसेज का वर्गीकरण नहीं करेंगे, तब तक उसे आप कैसे कह देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा बना लिया। बात समझ में आई? चलिए, अब हमने यहाँ तक इतनी बातें जानी है, तो अब लास्ट हम 3rd नंबर पॉइंट पर चलते हैं, जो जिसे हमने नाम दिया है स्टाफिंग, यानी नियुक्ति। एक और बात बताऊं आपको, अभी मेरे दिमाग से जो स्किप हुआ था उसे मैं साथ ही साथ यहाँ जोड़ देती हूँ, तो आप समझ पाएंगे उस बात को। ये जो हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़े हैं, ये प्रिंसिपल्स, उनको मैं एक बार के लिए आपको बता देती हूँ। ये सभी चीजें हमने पढ़ी हैं कि ये 7 स्टेप फॉलो करने होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। एक विद्वान का नाम आता है, वो अभी अभी जस्ट मुझे याद आया, तो मुझे लिखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर उसे हम लिखे क्यों नहीं, ये बात भी तो है ना। चलिए, यहाँ एक नाम आपसे जो पूछा जाता है वो पोस्ट कॉर्ब नाम आता है, पोस्ट कॉर्ब। समझ गए इस बात को? और ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया ये कॉन्सेप्ट बार बार एग्जाम में आया है। ये नाम सिर्फ पोस्ट कॉर्ब नहीं है। अब ये जो मैनेजमेंट के कार्य थे, जो फंक्शन थे, इन फंक्शन को जिन स्टेप में विभाजित किया था, जो फंक्शन बताए थे, अब ना सिर्फ इन्हें फंक्शन कहेंगे बल्कि इन्हें प्रिंसिपल भी बोल रहे हैं। अब मैं नाम जब इतने दे दिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम मैनेजमेंट भी, हम तो आज तक ये समझ रहे थे कि ये मैनेजमेंट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। भाई इजी कॉन्सेप्ट तो है, आप समझ पा रहे हैं कि काम को करने के लिए पहले हमें सब कुछ करना होता है, बहुत सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं, वही होता है मैनेजमेंट। लेकिन इतना ही नहीं है ना, उन्हें हमने सिद्धांत के रूप में माना है, यानी जो 7 प्रिंसिपल बताए हैं, जो 7 सिद्धांत बताए हैं, उनका संक्षिप्त अक्षर दे दिया, एक एब्रिविएशन दे दिया आपको, जिसका नाम है पोस्ट कॉर्ब। और ये पोस्ट कॉर्ब बार बार पूछा जाता है, ये है क्या पोस्ट कॉर्ब? सबसे पहला क्वेश्चन मैं ही पुट करती हूँ आपसे कि ये पोस्ट कॉर्ब क्या है, तो आप कहेंगे ये तो प्रबंधन के वही 7 सिद्धांत हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम प्रबंधन कर रहे हैं तो वो 7 सिद्धांत इसके लिए दिए गए हैं। तो दिए किस विद्वान ने हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। दिए कौन से विद्वान ने हैं? लूथर गुलिक, लूथर गुलिक एंड एल उर्विक, लिंडेल उर्विक। मैं नाम पूरा ही लिख देती हूँ, लिंडेल उर्विक, ये नाम आता है और ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो मुझे जहां तक लगता है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई इसे आप याद रख लेना, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आया है कि पोस्ट कॉर्ब संक्षिप्ताक्षर है ना, वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? लूथर गुलिक एंड एल उर्विक।
लिंडेल और समझ गए। तो इन्होंने 7 जो स्टेप बताए हैं, 7 जो सिद्धांत दिए हैं, वो कौन कौन से हैं उसमें आपको पहले ही मैंने बता दिया। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये 7 स्टेप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, समझ पाएंगे इन सभी चीजों को। लेकिन उसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है, मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ कि ये भी आपसे पूछा गया है कि ये जो पोस्ट कॉर्ब संक्षिप्ताक्षर है, ये पोस्ट कॉर्ब में ये क्या क्या चीजें हैं। तो वैसे मुझे बताना इसलिए जरूरी नहीं था क्योंकि आपको वो सर्किल में ही बता रखा है। एक शब्द प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग होता है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग होता है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई खुद को करना था। लेकिन क्योंकि हर बच्चा दिमाग नहीं लगा सकता, बहुत सारे बच्चों को ये भी उम्मीद होती है कि मैम हमें तो बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से आप बताइए कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। वो प्रश्न भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना P नाम दिया जाएगा, यही संक्षिप्ताक्षर में से P नाम। अब आपसे बोलेंगे कि ये P4 क्या है, तो आपको P से रिलेटेड 4 शब्द आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई करना है नियोजन को, प्लानिंग को। P4 प्लानिंग होता है यानी नियोजन होता है। समझ गए इस बात को भाई? ठीक है। O4 क्या है? ऑर्गेनाइजिंग होता है, यानी कि आप कहेंगे संगठन होता है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ क्योंकि हर एक बच्चे की डिमांड है। तीसरा है S फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति, कर्मचारी। ठीक है, ये नियुक्ति कर ली, इनको डायरेक्शन देना है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। बात समझ में आ गई ना भाई? ठीक है, निर्देशन। फिर क्या है ये? कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन, CO मतलब कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन क्या इंडिकेट करता है? उन सभी में समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करने के बाद में R फॉर रिपोर्टिंग, यानी कि आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, प्रतिवेदन देना है। कैसा? कि काम के लिए हमने किस किस तरीके से किया है, क्या वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, टाइम भी लगा तो कितना लगा, कैसे उसकी रिपोर्ट देनी है। सिर्फ एक आदमी को रिपोर्ट सौंपने तक का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये समझेंगे हर एक चीज को। उसके अलावा B फॉर बजटिंग। ये जो बजटिंग सिस्टम है ये क्या है? ये तो बजट निर्माण करने की प्रक्रिया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस काम को करने के लिए कितना बजट आपको निर्धारित, कितना बजट दिया जा रहा है या फिर कितना आप उसमें खर्च कर सकते हैं, ये पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है। समझ गए इस बात को? अब हम चलते हैं। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने बता दी, लेकिन फिर भी हम एक एक करके सभी बातों को समझ रहे हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी हम नियुक्ति की तरफ आएंगे, स्टाफिंग की। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है, संगठन की जो संरचना होती है, उसी संगठन को लोगों से भरना है। अब भाई हमने संगठन बना लिया, पहले प्लानिंग की, प्लानिंग पूरी हो गई कि काम को किस राह में कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी हम चयन कर चुके हैं। लेकिन अब बात आती है एक अच्छे योग्य आदमी की जो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो उसके लिए हमें लोगों को ढूंढना है, उन लोगों को सेलेक्ट करना है, उनकी नियुक्ति करनी है, उनको वहां पर लेकर आना है जो उस काम को कराने में मदद करेंगे। समझ गए? दैट मीन्स स्टाफिंग। तो संगठन संरचना को लोगों से भरना और भरे रहने देना ही नियुक्तिकरण है। कैसे कह दिया? स्टाफिंग इज फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें चयन शामिल है, इसमें प्रशिक्षण शामिल है। ना केवल आपने सेलेक्ट कर लिया बल्कि उन्हें ट्रेंड तो करिए कि काम को करना है कैसे, प्रशिक्षण देना है, इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, उचित पारिश्रमिक देना भी शामिल है। भाई एक बात बताइए, कौन विद्वान है ऐसे, कौन से लोग हैं ऐसे जो किसी काम को करने के लिए यानी पूरी जी जान लगा देंगे, और अगर आप उनको कुछ उनका जो परिश्रम हुआ है, उनकी जो मेहनत लगी है, उस मेहनत का आप उनको नतीजा नहीं देंगे, कंपनसेशन नहीं देंगे, वो देना होगा और वो भी उचित देना होगा। फेयर कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर नाम आता है, इट इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अप्राइजल, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन। ये होती है नियुक्तिकरण में। सिर्फ नियुक्ति कर देना ही ये पूरी प्रोसेस नहीं है।
नियुक्ति कर देने से काम नहीं चलता। आपने स्टाफ को सेलेक्ट किया है, अभी सेलेक्ट करने के बाद में आप उनको ट्रेंड करेंगे, आप उनका इवैल्यूएशन करेंगे, उनको जांचेंगे। यही तो होता है जॉब एनालिसिस। पढ़ा है आपने, एग्जाम में पूछा गया है, पढ़ाऊंगी एक एक करके। जॉब एनालिसिस क्या है बताएंगे। आप मूल्यांकन करिए, उसके बाद में आप उनको अप्राइजल कीजिए। अप्राइजल और प्रोवाइडिंग फॉर कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन, यानी उचित आपको पारिश्रमिक उनको देना है। ठीक है। कोई भी व्यवसाय अपने कर्मचारियों से जो इसका संचालन करते हैं से अच्छा नहीं हो सकता। क्या बोल दिया, कितना बढ़िया बोल दिया। यानी नियुक्ति भी की है तो नियुक्ति उन योग्य कर्मचारियों की करनी है जो उस काम को सफलता की ओर ले जाएंगे। और कोई भी व्यवसाय अपने कर्मचारियों से, जो कर्मचारी इसका संचालन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उन कर्मचारियों से बेहतर नहीं हो सकता। ये नाम आपको दिया है, इसका मतलब अगर कोई संगठन आपका काम कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में जितने लोगों को सेलेक्ट किया है, आपने अपनी तरफ से बहुत योग्य लोगों को ही वहां सेलेक्ट किया होगा, तो वो हमने नाम दिया है कि वो व्यवसाय अपने कर्मचारियों से बेटर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना। तो कोई भी व्यवसाय अपने कर्मचारियों से, जो भी उसका संचालन कर रहे हैं, उनसे अच्छा हो ही नहीं सकता। यानी नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत जीवन चरित्र, अभिरुचि और साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हमने रेफरेंस इंटरव्यू वगैरह सब पढ़े हैं, वो भी हम बताएंगे। ठीक है। आपका इंटरेस्ट है या नहीं, आपका एप्टीट्यूड है, ये आप कर सकते हैं इस काम को, उसके लिए हमें नियुक्ति करनी है। बात समझ में आ गई। तो स्टाफिंग में हमने इतनी बातें पढ़ी, लेकिन अभी एक पॉइंट और भी समझेंगे स्टाफिंग में, और कैसे समझ सकते हैं। पुस्तकालय संस्था की मुख्य शक्ति उसका मानव संसाधन होता है। जब तक पुस्तकालय को आप अच्छा नहीं मान सकते, आप एक सफल लाइब्रेरी नहीं मान सकते, जब तक उनमें ह्यूमन रिसोर्सेस काम नहीं कर रहे। यानी सबसे अच्छा, यानी मेन पावर कौन सी है, तो मेन पावर आप ह्यूमन रिसोर्सेस की तरफ ही ले जाएंगे। क्या है ये? 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है। भाई अभी चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो फिर इसमें तो आपने पता है कि कैसे कैसे काम होना है। बात तो मैम समझ में आ गई। पुस्तकालय अगर संस्था है, लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन, उस लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन की मेन पावर ह्यूमन रिसोर्सेज ही है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर बुलाए गए सभी मेंबर, यहाँ पर सेलेक्ट किए गए सभी मेंबर, ये उन उद्देश्यों की पूर्ति कराने के लिए लगे हुए हैं जिन उद्देश्यों से उस पुस्तकालय को बनाया गया है। तो मेन पावर के रूप में ह्यूमन रिसोर्सेज ही हुए। यही होता है अपना नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। उन लोगों को चुनना है और यहाँ लगे हुए सभी कर्मचारियों को उनका पारिश्रमिक देना है, वो भी उचित पारिश्रमिक, फेयर कंपनसेशन। और इन कर्मचारियों के अलावा, यानी इन कर्मचारियों से बेहतर ये संगठन काम नहीं कर सकता। अगर हमने ये व्यवसाय शुरू किया है तो इन कर्मचारियों से ज्यादा बेहतर नहीं है ये तो आपको भी पता है। अब देखिए यहाँ पर स्टाफिंग डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, कार्यभार करना है, वर्कलोड कितना है, फाइनेंस कितना है, पुस्तकालय अध्यक्ष की निपुणता, स्किल ऑफ लाइब्रेरियन। अभी हम रेफरेंस देख रहे हैं तो वो पुस्तकालय का ही रेफरेंस देख रहे हैं। बाकी अगर आप कोई भी बच्चा इस मैनेजमेंट को देखना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, तो आप किसी भी फील्ड में अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रख के इसे समझ सकते हैं। आपने लाइब्रेरियन बने, आप लाइब्रेरियन बना दिए गए हैं किसी भी पुस्तकालय के, तो आप में वो स्किल्स हैं लाइब्रेरियन बनने की। ऐसा डिटर्मिनेशन हमें करना है। उसके अलावा स्किल्स से ही काम नहीं चलेगा। फाइनेंस आपके पास में, वित्त बढ़िया है आपके पास में, आप कर सकते हैं इस काम को। उसके अलावा वर्कलोड आप थोड़ा सहन कर सकते हैं, वर्कलोड आपको मिलेगा तो उस काम को आप अच्छे तरीके से कर देंगे। प्राधिकरण से संबंध, यानी अप्रोच टू अथॉरिटीज। प्राधिकरण, अथॉरिटी जितनी भी हमने बनाई है, उन अथॉरिटी से संबंध भी रखने हैं, तभी हमारा काम कुछ आगे बढ़ सकता है। निर्देशन में चलते हैं। यहाँ निर्देशन नाम दिया जॉर्ज टेरी महोदय आ गए।
क्योंकि हमने वहां भी पढ़ा था जॉर्ज टेरी का नाम, कि निर्देशन क्या है। निर्देशन तो जॉर्ज आर टेरी ने इसके लिए गति देना शब्द किया। यानी ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन एक ऐसी चिंगारी है जो किसी भी इंजन को स्टार्ट करती है। आप बिना डायरेक्शन के किसी काम को कैसे सफल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। चाहे प्लानिंग अपनी जगह है, उस प्लानिंग को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करना अपनी जगह है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने स्टाफ मेंबर नियुक्त किए, वो नियुक्तिकरण अपना एक अलग साइड है। लेकिन जब तक आप किसी काम को करने का डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, कोई दिशा उसको नहीं देंगे, तो आपका काम कैसे होगा? इसका मतलब जॉर्ज आर टेरी महोदय कहते हैं कि ये जो निर्देशन है, ये गति देना शब्द के स्थान पर प्रयोग लिया गया है। एक्चुएटिंग यानी आपने उस काम को करने के लिए अब दिशा दिखानी है, और यही दिशा दिखाने का काम डायरेक्टिंग प्रोसेस में किया जाता है। एक ऐसा प्रिंसिपल जिसे निर्देशन का नाम दिया गया है, यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऑर्डरिंग का मार्ग प्रस्तुत करती है, यानी आदेश का मार्ग प्रस्तुत करती है। यहाँ पर लिखा गया ये शब्द थोड़ा सा गलत है, यानी आदेश का मार्ग प्रस्तुत करती है। अब भाई यहाँ पर आपको आदेश देना है उस संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, जो आप आदेश दे रहे हैं, जो आप ऑर्डर दे रहे हैं, वो आदेश देना ही इस निर्देशन में शामिल किया गया है। बात समझ पाए हैं? इसका मतलब इसके मेन एलिमेंट्स में जो शामिल हुए हैं, उसमें पहला ऑर्डरिंग हो गया। आप उन्हें दिशा दिखाइए उस काम को करने के लिए, फिर आप उसका सुपरविजन करिए, निरीक्षण करना है। ना सिर्फ आपने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी, बल्कि क्या वो उस डायरेक्शन पर चल रहे हैं, यानी उस डायरेक्शन पर चलते हुए काम अपना सक्सेस हो पाएगा या नहीं, ये सुपरविजन आपको करना है। बल्कि उसके साथ साथ में यहाँ अभिप्रेरित यानी मोटिवेटिंग की तरफ ले जाएंगे। अभिप्रेरित करना है। आपने डायरेक्शन दे दिया, ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर करा के उस काम को लगातार लोग कर रहे हैं, उनके अलावा आप सुपरविजन भी कर रहे हैं। क्या सुपरविजन करने के साथ साथ में आपको मोटिवेशन देने की जरूरत अगर पड़े तो वो भी आपको करना है। यानी अगर वहां पर किसी काम को कर रहे हैं और कर रहे लोगों के द्वारा ये फील किया जा रहा है कि हमें नहीं लगता ये काम सही हो पाएगा या नहीं, तो आप सुपरविजन करते दौरान आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि थोड़ा सा अगर हम इन लोगों को पुशअप करें, यानी थोड़ी और प्रेरणा दें, थोड़े और अभिप्रेरित करें, तो हो सकता है ये उस मुकाम तक पहुंच जाएं। मैंने कहा थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट से कि भाई आपने मेहनत की थी और आप उस मुकाम तक पहुंचे थे, बस छोटे से मतलब एक माइनर पॉइंट से आप रह गए, लेकिन अब उससे रहना नहीं है। आने वाले समय में आपको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और फिर उसे लेकर आप तुरंत से उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये होता है अपना जो मेन एलिमेंट है, उसमें ऑर्डरिंग, सुपरविजन एंड मोटिवेशन, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। पहला है आदेश देना, ऑर्डरिंग, समझ गए? याद रखेंगे ना? उसके अलावा हम कह रहे हैं मोटिवेशन और एक सुपरविजन। ये भी सुपरविजन भी आपका मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप सुपरवाइज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, है ना? अब देखिए, निर्देशन के बिना अन्य सभी प्रबंधकीय कार्य निष्क्रिय हो जाते हैं अगर हम डायरेक्शन नहीं देंगे। इसीलिए तो बोला है कि निर्देशन, डायरेक्शन तो एक ऐसी चिंगारी है जो किसी भी इंजन को स्टार्ट करती है। इसी वजह से बोला, और इस लाइन में ही पूरा इसका अर्थ छुपा हुआ है कि अगर आप निर्देशन नहीं देंगे, किसी काम के लिए, किसी काम को करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उन प्रबंधकों के द्वारा वो काम निष्क्रिय है, होगा ही नहीं। समझ गए? तो ये निर्देशन जो है वो मेन एलिमेंट है, मेन प्रिंसिपल है, और जॉर्ज आर टेरी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यानी जॉर्ज आर टेरी महोदय है ना, उन्होंने किसी भी काम को करने के लिए कुछ भी नहीं बोला था, कोई टिप्पणी नहीं दी, कोई व्याख्यान नहीं दिया, लेकिन इस डायरेक्शन को देने के लिए इनका नाम जाना गया जॉर्ज आर टेरी। समझ गए? तो ये टेरी महोदय का नाम भी
ढंग से याद कर लेना, पूछा जा सकता है। 7 प्रिंसिपल में से कौन से प्रिंसिपल पर ज्यादा फोकस किया जोर जाटेरी महोदय ने, तो यहाँ निर्देशन नाम आता है। यानी सब प्रिंसिपल अपनी अपनी जगह हैं। जब तक आप किसी काम को करने की दिशा प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक काम होगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ पूरा एक कॉन्सेप्ट, जो भी इंग्लिश में राइटिंग करना चाहते हैं वो अपना आंसर राइटिंग अच्छे से करना। अब देखिए यहाँ पर संचालन निर्देशन नाम दिया है, उसी को हम एक बार देख रहे हैं, लेकिन यहाँ मार्शल डिमोक नाम आता है। मार्शल डिमोक इसे क्या कहते हैं? संचालन है ना, ये जो डायरेक्शन है ना, निर्देशन, ये तो उस प्रशासन का हृदय है जो उस काम को करने के लिए लगा हुआ है। यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट है, हृदय है। जब तक उस प्रशासन को ये गाइडेंस, ये निर्देशन, ये दिशा नहीं मिलेगी तब तक वो काम होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि संचालन, निर्देशन, संचालन का नाम दूसरा निर्देशन लिया है, जिसे डायरेक्शन बोल रहे हैं। डायरेक्शन किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के हार्ट के रूप में जाना गया है। ऐसा परिभाषित करने वाले विद्वान का नाम मार्शल डिमॉक है। पूछा जा सकता है, यह तो अधीनस्थों से, सबऑर्डिनेट से कार्य लेने की कला है। आप डायरेक्शन देकर जितने भी आपके अधीनस्थ हैं आप उनसे कार्य ले सकते हैं। आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो पता चलेगा। आप अगर अपने सबऑर्डिनेट्स यानी अधीनस्थ लोग जितने लगे हुए हैं उनसे आप किसी भी काम को करने का डायरेक्शन अगर दे दें तो फिर आप उस काम को उनसे ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कोई एक अथॉरिटी होती है, कोई एक पर्सन होता है जो टॉप पर बैठा होता है और उसी के डायरेक्शन पर पूरा काम हो जाता है ना। एक मेन लाइब्रेरियन और उसके साथ में लगे हुए असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मेन लाइब्रेरियन को सिर्फ दिशा दिखानी है, काम करने वाले असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं, उनसे अपना पूरा काम हो जाएगा और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं वो लक्ष्य भी पूरे हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो यही है अपने डायरेक्शन यानी दिशा। इसमें नेतृत्व प्रदान करना होता है। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गाइडेंस। इसमें नेतृत्व प्रदान करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करना है और गतिशील नेतृत्व शामिल होता है। यानी गाइडेंस भी अगर आप दे रहे हैं तो डायनेमिक देना, गतिशील देना, निरंतर देना, कंटिन्यूअस देना, यही अपना होता है डायरेक्शन। समझ गए इस बात को? 3 अपने प्रिंसिपल और बचते हैं, उनको पढ़ेंगे। ये है अपना कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। अब हमने डायरेक्शन दिया, मैम डायरेक्शन देने से ही काम हो जाएगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा? एक बात बताइए, आपने कहा कि आपके पास में 10 सदस्य हैं, आप किसी काम को करने के लिए उनको दिशा दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे दिया, क्या भरोसा कि वो 10 लोग आपके इंस्ट्रक्शन पर काम कर सकें, आपके निर्देशन पर काम कर सकें? जरूरी तो नहीं है ना। अब उन 10 जो लोग आपने चुने हैं, जिनको आपने नियुक्त किया है स्टाफिंग प्रोसेस के जरिए, उन सभी लोगों के द्वारा उस काम को कराने का जो निर्देशन दे दिया, अब उनमें आपको कोऑर्डिनेट कराना है, समन्वय कराना है, और बगैर समन्वय के वो काम होगा नहीं। कैसे? एग्जाम्पल दें या समझ चुके हैं इस बात को? आपको डायरेक्शन मिली है कि आज आपको ये काम करना है। मैंने कहा मैं एक लाइब्रेरी में बैठी हूं और मैंने बोल दिया सभी उन नियुक्त किए गए स्टाफ मेंबर को कि आपने आज पूरे इस लाइब्रेरी की शेल्फ्स पर बुक्स को अरेंज करना है। मैंने चुना 10 लोगों को और 10 लोगों से काम करवा रही हूँ। अब उनमें से 2 तो बैठ गई कहीं और जाकर, तीसरे ने कुछ और काम शुरू कर दिया और 3-4 लोग उसमें शेल्फ्स में बुक्स अरेंज कर रहे हैं। तो भाई उनमें कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हुआ? अब ये समन्वय स्थापित कराने का काम भी अपने एक प्रिंसिपल में शामिल होता है, तभी उन लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है। यानी मैनेजमेंट का 5 नंबर जो टूल है वो टूल कहता है कोऑर्डिनेशन। यानी आपने जो भी स्टाफ मेंबर नियुक्त किए हैं उनमें समन्वय कराना बहुत जरूरी है, आपने कोऑर्डिनेशन कराना है। अब कुंज और ओडोनिल महोदय क्या कहते हैं? नाम आता है, इन दोनों विद्वानों का पूछा गया नाम है। कुंज और ओडोनिल क्या कहते हैं कि ये जो समन्वय है वो प्रबंधन का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये तो एक सार है। क्यों है सार? क्योंकि ये बिखरे हुए तंत्रों को एक सूत्र में पिरोता है।
जितने भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए और लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। अब अलग अलग डायरेक्शन में जाना नहीं है भाई। आप किसी फैमिली में रह रहे हैं, अभी मान लीजिए किसी संगठन में जाके आपने काम नहीं किया, आपको नहीं पता कैसे काम होता है। आप अपनी फैमिली में है ना, आपके फादर ने बोला कि आज आप 4 भाई बहन है, 4 भाई बहन से बोला कि आज आपको ये काम करना है, आपने कहा नहीं ठीक है, हमसे डायरेक्शन दिया है, हम जरूरी नहीं है उनकी बात माने, और आपने बात नहीं मानी। एक पहुंच गया सब्जी लेने, एक पहुंच गया पानी लेने, एक कुछ कर रहा है, एक कुछ कर रहा है, और अगर इस तरीके से बिखर गए तो काम कैसे पॉसिबल होगा। और अगर इस तरीके से नहीं होगा, उसी को अच्छे तरीके से बांधने का काम जो किया है वो कोऑर्डिनेशन ने किया है। यानी आपको सिर्फ डायरेक्शन देने से काम नहीं चलेगा, आपने डायरेक्शन के बाद में सभी को एक सूत्र में बांधना है, एक कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना है। जो भी हमारा बिखरा हुआ तंत्र है उसे हमें बांधना है एक साथ, तभी हम लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। इसका लक्ष्य प्रदायों का नियमित समाकलन, सिंक्रोनाइजेशन है। यानी जो भी अपने लक्ष्य हैं उन लक्ष्य को अपने नियमित समाकलन के रूप में माने, तभी उसको हम पूर्ति कर सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ आप इस कोऑर्डिनेशन इस डायग्राम से समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इन्होंने कोऑर्डिनेट कर लिया, समन्वय स्थापित किया, और अब ये साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद अच्छे तरीके से कम समय में कम पैसों में बढ़िया काम हो सकता है। ये अपना 5 नंबर पॉइंट हुआ, लेकिन फिर भी और अच्छे तरीके से समझेंगे। जॉर्ज टेरी महोदय बोल चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। पहले ही बोला है जॉर्ज ओडॉनेल महोदय ने कि ओडॉनेल कहते हैं समन्वय प्रबंधन का सार है। अभी अभी पढ़ा है कि कूंट्ज और ओडॉनेल समन्वय को प्रबंधन का सार बोलते हैं। ये बात ठीक है, यहाँ भी हम कह रहे हैं कि समन्वय प्रबंधन का सार है जो उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाए रखता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट दैट मेंटेन्स हार्मनी अमॉन्ग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइज। क्लियर है? ये कौन थे ये महोदय? कूंट्ज और ओडॉनेल। सार कहने वाले कौन थे? कूंट्ज और ओडॉनेल। क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कि सार के रूप में परिभाषित करने वाले कोऑर्डिनेशन को कौन से महोदय थे, कौन से विद्वान थे? तो कूंट्ज और ओडॉनेल ही थे जिन्होंने इस समन्वय को प्रबंधन का सार के रूप में परिभाषित किया। यह तो बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से एक सूत्र में पिरोने की कला होती है। समन्वय क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें एक सूत्र में बांधा जा रहा है। समन्वय के अभाव में संगठन के अन्य सभी कार्य बिना रक्त संचार के शरीर के समान है। समझ पाए हैं ये लाइन भी आप? मतलब कोऑर्डिनेशन को कितने अच्छे से लिंक किया है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कोऑर्डिनेशन की क्षमता आपने क्रिएट नहीं की, ये प्रोसेस आपने नहीं अपनाई, तो क्या होगा? संगठन के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अन्य सभी कार्य बिना रक्त संचार के शरीर के समान होते हैं। यानी वो फंक्शन अच्छी तरीके से हो ही नहीं पा रहे। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑल अदर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर लाइक ए बॉडी विदाउट ब्लड सर्कुलेशन। एक ऐसा शरीर जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो उसका शरीर कैसे काम करेगा? ये तो आपको भी पता है, आप आराम से समझ पाते हैं इन सभी बातों को। तो एक संगठन अगर उसमें और ये कोऑर्डिनेशन की क्षमता नहीं करते हैं, समन्वय स्थापित नहीं करते हैं, तो फिर वो एक ऐसी बॉडी की तरह काम करता है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा। समझ गए इस बात को? तो कोऑर्डिनेशन को आपने बहुत अच्छे से समझा है। 6वें स्टेप की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं एक बार, कि हमने अभी तक तो सिर्फ एक शरीर की भांति समझा था, लेकिन ये डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। यहाँ चलते हैं। एक बात इस लिंक से आप समझ पा रहे होंगे, ये जो लाइन आपको दिखाई जा रही है इससे समझ पा रहे होंगे कि इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, और अगर कोऑर्डिनेशन है तभी ये काम हो रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? कैसे? यहाँ है एक संदर्भ विभाग यानी रेफरेंस सेक्शन, जो पुस्तकों को सही से वर्गीकृत करता है। पुस्तकें सही वर्गीकृत होनी चाहिए, ये रेफरेंस सर्विस देखेगा, रेफरेंस सेक्शन देखेगा।
उसके अलावा लेन देन विभाग यानी सर्कुलेशन की तरफ गए, तकनीकी विभाग की सूक्ष्म गलतियों को पकड़ने का काम करता है। मेंटेनेंस सेक्शन है ना, बुक्स को सर्कुलेशन कर रहा है, लेन देन कर रहा है, और अगर लेन देन कर रहा है तो वहां जो आई हुई टेक्निकल समस्या है तो उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे तो तुरंत से उन तक पहुंचाएंगे इस बात को, भाई आपने ये काम ठीक ढंग से नहीं किया, इस काम को अच्छे तरीके से करो। ये होता है कोऑर्डिनेशन। अगर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो एक दूसरे की गलतियों को हाईलाइट करके उनको काम करवाना होता है, बताना होता है कि आपने इस सेक्शन में ये काम इस तरीके से नहीं किया जबकि यहाँ इस लाइन में करना था, तब ये बहुत जल्दी होता। वही हम दूसरा कहते हैं स्टैक हॉल, गलतियों को खोजना और फिर सही करना। ये स्टैक हॉल भी बनाया गया है, और स्टैक हॉल क्या करता है, जिस सेक्शन के द्वारा गलतियां की जा रही हैं उन गलतियों को आइडेंटिफाई करता है, सर्च करता है और फिर उनको सही करवाने का काम करता है। समझ गए इस बात को? लेन देन विभाग टेक्निकल सेक्शन की गलतियों को पकड़ रहा है। जो माइनर मिस्टेक टेक्निकल सेक्शन कर रहा है वो सर्कुलेशन सेक्शन पकड़ लेगा, क्योंकि उसे तो सर्कुलेट करनी है, और बुक सर्कुलेट होती है तब जो परेशानी महसूस होती है वो टेक्निकल सेक्शन के द्वारा की गई है। इसीलिए सभी विभाग, सभी सेक्शन एक दूसरे से अटैच हैं। ये है अपना लाइब्रेरी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। समझ गए? फिर हम आए स्टैक हॉल के बाद में जिल्दबंदी, यानी ये सुनिश्चित करना कि पुस्तक मजबूत है या नहीं। ये है अपने बाइंडिंग सेक्शन का काम, जो मेंटेनेंस सेक्शन करता है, यानी जो भी अपने बुक्स को मेंटेन करेगा वही जिल्दबंदी करने का काम करेगा। यानी पुस्तक मजबूत है, अच्छी है, आने जब भी हम कभी इसे इश्यू करेंगे या अपने जमा कराएंगे तो ये पुस्तक कुछ खराब तो नहीं होगी। इसको सिक्योर करने की वजह से ये अपना सेक्शन आइडेंटिफाई करना होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको बात समझ में आई है। अब हम 6 नंबर प्रिंसिपल पर पहुंचते हैं, जो कहता है अग्रगत करना। अग्रगत करना यानी रिपोर्टिंग करना, प्रतिवेदन। नाम आता है प्रतिवेदन। अब सिर्फ एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करनी, आपने अब तक का जो किया हुआ काम है उसे अधिकारियों के साथ में रखना नहीं है, बल्कि और क्या काम है उसकी तरफ चलते हैं। इसका मुख्य काम क्या है, अपने अधिकारियों को समय समय पर सूचित करना। आपने पूरा काम कर दिया, लास्ट में जाएं आप रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं है। आप टाइम टाइम पर उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि ये काम अच्छे तरीके से इस गाइडेंस में और इस लाइन में किया जा रहा है, सभी लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहा उसको आप पॉइंट आउट करिए, उसे बताइए, तब ये काम होता है। यानी समय समय पर आप रिपोर्टिंग दीजिए। ये है अपना रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग प्रिंसिपल जो काम करता है। मैकेनिज्म क्या है इसके, रिकॉर्ड्स, शोध एवं निरीक्षण के आधार पर। भाई ये हम लाइब्रेरी के ही रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अगर आप लाइब्रेरियन बन रहे हैं, किसी भी लाइब्रेरी में काम हो रहा है, तो फिर ये मैकेनिज्म अपनाई जाती है। यानी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड, सर्च एंड इंस्पेक्शन, इनके आधार पर हमें काम करना है। वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट्स, उपलब्धियां और कमियां आपको बतानी है, हमने क्या उपलब्धि हासिल की है। आपने पूरे साल काम कर लिया, पूरे साल आपने कोऑर्डिनेशन करके सभी लोगों से काम करवा लिया, तो आपने क्या लक्ष्य प्राप्त किए, क्या कमियां रही थी, वो सभी आपने एक एनुअल रिपोर्ट्स के जरिए निकालनी है और वो हमें अपने हेड के सामने प्रस्तुत करनी है। तो ये सभी बातें रिपोर्टिंग में प्रस्तुत हो जाती हैं। अभी और भी पॉइंट देखेंगे। समय समय पर उच्च अधिकारियों को कार्य की प्रगति, उपलब्धियों और कमियों की सूचना देते हुए रहना, ये रिपोर्टिंग में होता है। लिखित रूप में स्टाफ हैंडबुक, मेमोरेंडा, पत्रिकाएं, इस रूप में आप लिखित यानी रिटन फॉर्म में आप दे सकते हैं। अगर आप मौखिक रूप में दे रहे हैं तो या तो आप टेलीफोन के माध्यम से या आमने सामने आप वार्तालाप करिए, फेस टू फेस कन्वर्जेशन करिए, या फिर आप ग्रुप में कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उसके जरिए आप अपने पूरे संगठन की कमियों को बताइए, या जो हमारी अच्छाइयां हैं, जो काम अच्छे तरीके से हो रहा है उनको आइडेंटिफाई करिए, जो उपलब्धि हमने हासिल की है, जिस काम को हम जिस प्रगति से कर रहे हैं उन सभी को आपने करना है। आप ओरल रूप में टेलीफोन से, या फिर आप फेस टू फेस कन्वर्जेशन या ग्रुप मीटिंग के जरिए कर सकते हैं। बाकी आप रिटन में दे रहे हैं तो रिटन में आप स्टाफ हैंडबुक में दे सकते हैं, आप मेमोरेंडा पेश कर सकते हैं, आप पत्रिकाओं के जरिए दे सकते हैं। तीसरा बोला है सफल संप्रेषण हेतु सूचना देने वाला और पाने वाला वस्तु का एक सा अर्थ बोध करने में समर्थ होने चाहिए। यानी जो भी
ये सक्सेस कम्युनिकेशन कब होता है? हम कहते हैं जो सूचना आप दे रहे हैं कि सामने वाला उसे समझ पा रहा है, उसका अर्थ वाकई वो उसमें ही समझ रहा है जैसा आप उनको समझाना चाह रहे हैं। ये है अपना सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। आप उस तरीके से कम्युनिकेशन करिए ताकि सामने वाला समझ सके। जिस कार्य के बारे में या जिस वस्तु के बारे में आप उनको बता रहे हैं, उनको उसी अर्थ में समझाइए। ये है अपना सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, और जो कि रिपोर्टिंग के जरिए हमें जरूर फॉलो करना होता है। ठीक है, सातवें नंबर का स्टेप हमारे सामने आता है बजट बनाना। भाई ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं और आपने बजटिंग सुनिश्चित नहीं की, ये बजट प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रविधि होती है। इंपॉर्टेंट कंट्रोल टेक्निक्स होती है जो हमारे थोड़े बजट को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी हमने स्टार्टिंग में बोला था, आप प्लानिंग ऐसी करें किसी कार्य को करने की जिससे उसमें कम खर्च हो, है ना, कम खर्च हो सके, और कम खर्च के साथ में अगर आप काम कर रहे हैं तो शायद अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल सकता है। समझ गए ना इस बात को? तो ये है हमारा बजट बनाने की प्रोसेस, जो कि महत्वपूर्ण नियंत्रण विधि है, इंपॉर्टेंट कंट्रोल टेक्निक है। समझ गए? हम कह रहे हैं दूसरा, बजट प्रक्रिया के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग में एक प्रभावशाली नियंत्रण होता है जिसे इफेक्टिव कंट्रोल कहते हैं। दूसरा, सिंप्लिसिटी यानी सरलता। तीसरा, आर्थिक मितव्ययता, इकोनॉमिकल रेगुलरिटी। बात समझ में आ गई? ये है हमारी बजटिंग प्रोसेस, यानी ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितना हमारे पास में बजट है, कितना खर्चा करते हुए हमें इस कार्य को कंप्लीट करना है, और बस उसी के जरिए अगर आप करेंगे तो शायद वो काम भी सक्सेस होगा। अब एक बार और देखिए, यहाँ पर कुछ अब यहाँ डेफिनेशंस लिखे हैं, कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, और ये पॉइंट सिर्फ उस इंटेंशन से बताए जा रहे हैं ताकि भविष्य में आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनको पॉइंट वाइज एग्जाम में लिख सकें। समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पर, यह भविष्य की योजनाओं एवं क्रियाओं का एक वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसीलिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। बात सही है। जो भी आप भविष्य में फ्यूचर प्लान्स एक्टिविटीज हैं, जो भी आप भविष्य में कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करना ही बजट है। ठीक है। जीरो बेस्ड बजट प्रणाली ZBBS जो बहुत बार पूछी गई है, इसे हम बहुत अच्छे से बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम है, इसे 1970 में पीटर फैयर के द्वारा दिया गया था। पीटर फैयर महोदय थे, इनका मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। पीटर फैयर महोदय, इनके द्वारा इस जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम को दिया गया था। ये जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या है? यानी शून्य आधारित बजट। पिछले वर्ष की गतिविधियों से, बजट से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने अगला काम करना है तो आप शून्य से शुरू करिए। ये है अपनी जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी पिछले वर्ष के निष्पादन से कुछ लेना देना नहीं होता, वही होती है जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, जिसे 1970 में पीटर फैयर के द्वारा दिया गया। बात समझ में आ गई? दो नाम हमने पढ़ लिए। एक नाम योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। भाई एक और चीज याद रखनी है, ZBBS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आप आइडेंटिफाई करके आना वहां पर। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, शून्य आधारित बजट प्रणाली। समझ गए? दूसरा नाम है PPBS यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली। इसमें क्या होता है, कार्यकलाप और पिछले वर्षों के कार्यक्रमों के आधार पर बजट बनाया जाता है। क्लियर है भाई? ये जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम है, इसमें पिछले वर्ष का बजट हमारा थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। पिछले वर्ष में कौन कौन से प्रोग्राम हुए थे, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, कितना उसमें बजट लगा था, कितना खर्चा आया था, उसे थोड़ा ध्यान में रखते हुए जो बजट हमें बनाना होता है उसे प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें पूरी तरह से पिछले क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन ZBBS में पिछले वर्ष को नजरअंदाज करके काम किया जाता है। दोनों जस्ट अपोजिट है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। बजट नियंत्रण यानी बजटिंग कंट्रोल, ये क्या है? ये वास्तविक परिणामों और स्टैंडर्ड्स के बीच में तुलना करता है। स्टैंडर्ड्स के बीच में तुलना करना ही अपना क्या है? बजट कंट्रोल। जो रियलिटी में जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स के बीच में जो कंपेयर करें, उसे हम बजटरी कंट्रोल मानते हैं।
बात समझ में आ गई? दो नाम आपके सामने आए हैं, एक्चुअल रिजल्ट एंड स्टैंडर्ड्स। इनके बीच में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट मीन्स बजटिंग कंट्रोल। समझ गए इस बात को? मुझे उम्मीद है यहां तक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। समझ गए ना? अब यहाँ पर देखते हैं ये निष्कर्ष क्या निकला कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रबंध एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्लानिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग और बजटिंग करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करना एक क्या है, ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है जो नियोजन से लेकर बजट निर्माण तक संगठन को दिशा देती है। आपने नियोजन करना है और नियोजन पहला स्टेप था, उस पहले स्टेप से लास्ट 7 स्टेप जो कि बजटिंग सिस्टम है उस तक पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कराने का काम ही प्रबंधन होता है। इट इज एन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। बात समझ में आई? यही निष्कर्ष निकला ना? कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट क्या है? तो ये तो नियोजन से बजट बनाने तक की प्रक्रिया में पूरे संगठन को दिशा दिखानी होती है, वही प्रबंधन होता है। आधुनिक युग में यह केवल काम कराने तक सीमित नहीं है। अब यहाँ पर बोला है कि अब मॉडर्न एरा में अगर हम बात करते हैं तो ये प्रबंधन है ना, वो सिर्फ काम कराने की प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व और निर्णय लेने का विज्ञान भी है। क्या है? It is an act as the science of leadership and decision making। ये नेतृत्व और निर्णय लेने की विज्ञान के रूप में इसे माना है। सिर्फ काम करना ही मैनेजमेंट नहीं होता, बल्कि उसके नेतृत्व के रूप में काम करना, लीडरशिप के रूप में, और डिसीजन मेकिंग, आपको खुद से निर्णय लेना है कि काम कैसे करना। समझ गए? वो सभी तो प्रिंसिपल्स के जरिए दिया ही जाएगा, बाकी अब काम आपको कराना नहीं है आपसे, अब आप खुद से ये सब करेंगे। यह इन सिद्धांतों का ज्ञान किसी भी संस्था के सफल संचालन के लिए अनिवार्य है। अगर आप किसी संस्था में काम करने जा रहे हैं, ना केवल लाइब्रेरियन बन रहे हैं, बल्कि आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी लाइन में आप जा रहे हैं, तो आपको प्रबंधन के यानी मैनेजमेंट के इन 7 सिद्धांतों का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अब आप सेटिस्फाइड होंगे इन सभी प्रिंसिपल्स को जानकर। फिर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि सूचना केंद्रों पर इन 7 प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो किया गया था, वो भी पढ़ेंगे आगे की क्लास में। बाकी हमारे कौन कौन सी स्कूल्स की थ्योरी थी, कौन कौन सी मैनेजमेंट की थ्योरी थी, उनको पढ़ेंगे। स्टाइल कौन सी हमें अपनानी चाहिए, वो भी पढ़ेंगे। तो आगे आने वाली क्लास आपकी वही है। तब तक के लिए आप इस क्लास को पूरा PDF से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सब कुछ समझा दिया है, अब सिर्फ आपको की पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है ना? हाँ, इतना जरूर, KVS, NVS, MRS वाले जितने स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी से मैं एक ही बात कहूंगी, आंसर राइटिंग खुद से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का काम मेरा है, मैं करा दूंगी, लेकिन उन क्वेश्चन को लिखना है, कैसे लिखना है पॉइंट वाइज, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है बेहतर तरीके से आप तैयारी करेंगे। बढ़िया तरीके से तैयारी करो। अगली क्लास में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।